उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आइए आज हम क्या देखेंगे, मियामी में इसमें भूगोल देखेंगे। फ्लोरिडा के मियामी के फ्लोरिडा राज्य का अधिकांश भाग मेक्सिको की खाड़ी है। अटलांटिक महासागर और फ्लोरिडा के जल डमरू के बीच एक प्रायद्वीप पर स्थित है। दो समय क्षेत्र में फैले यह उत्तर पश्चिम में एक पैन के हैंडल की बनावट की मेक्सिको की उत्तरी खाड़ी तक फैला हुआ है। उत्तरी सीमा पर जॉर्जिया और अलाबामा राज्य है और पश्चिम में इसकी पैन हैंडल जैसी बनावट को अंतिम छोर पर अलाबामा है। यह कई कैरेबियाई देशों में विशेष रूप से यह बहामा और क्यूबा के पास स्थित एक फ्लोरिडा का तटीय क्षेत्र बहुत व्यापक है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे लक्ष्य बनाया गया था। इसलिए सरकार ने राज्य भर में हवाई पट्टियों को बनाई गई थी। आज लगभग 400 हवाई अड्डे हैं जो अब भी काम कर रहे हैं। नेशनल ड्रग इंटेलिजेंस सेंटर के मुताबिक फ्लोरिडा के नेशनल ड्रग के जो फ्लोरिडा के 131 हवाई अड्डों को सार्वजनिक किया गया है और 700 से ज्यादा निजी हवाई अड्डे, पट्टियां, हेलीपोर्ट्स और समुद्री विमानतल है। मिसिसिपी नदी के पूर्वी राज्य में से फ्लोरिडा सबसे बड़ा और केवल अलास्का और मिशिगन की जलीय क्षेत्र की दृष्टि से यह बड़ा है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप कास्टन चूना पत्थर की एक खुली पठार है और ये आधार शैल के ऊपर है। पूरे राज्य भर में पानी के नीचे गुफाएं, सिक होल्स और झरने पाए जाते हैं और यहाँ के निवासियों द्वारा उपयोग में लाए गए पानी की आपूर्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। चूना पत्थर के ऊपर जमा बलुआ मिट्टी प्राचीनतम समुद्र तट के रूप में मिलियंस लाखों साल से यहाँ में, जबकि वैश्विक समुद्र का जल स्तर चढ़ता और उतरता है। गत हिमकाल के अंतर्गत समुद्र के निम्न जल स्तर और शुष्क जलवायु के कारण एक अत्यधिक व्यापक प्रायद्वीप बृहद रूप से सवाना का दर्शन हुआ है। एयर ग्लेट्स एक बहुत चौड़ी और बहुत धीमी गति से बहने वाली नदी है जो प्रायद्वीप को दक्षिण सिरे से घेरती है और फ्लोरिडा किसी भी विवर्तनिक प्लेट की सीमाओं के पास स्थित नहीं है। इसलिए भूकंप बहुत दुर्लभ है, लेकिन पूरी तरह से असंभव नहीं है। लेकिन भूकंप आया भी था फ्लोरिडा में। इस अभी जो है ना, मियामी में बहुत तबाही मची हुई थी। जनवरी 1889 से एक झटका सेंट अगस्टिन के निकट हुआ था। ऐसी सूचना थी कि इसे भारी झटके थे कि दीवारों की प्लास्टर और अलमीरियों से चीजें निकलकर इधर उधर बिखर पड़ी थी। ठीक इसी तरह का प्रभाव डेटोना बीच 50 मील 80 किलोमीटर दूर दक्षिण में भी देखा गया था। भूकंप के कंपन होने के कारण यहाँ पे दक्षिण के काफी दूर टाम्पा तक और उत्तर में समाना जॉर्जिया तक महसूस किया गया था। 1880 के जनवरी में क्यूबा में दो शक्तिशाली भूकंप का केंद्र था जिसके झटकों की तरंगे की वेस्ट फ्लोरिडा के नगर तक पहुंचे थे। एक और भूकंप फ्लोरिडा के बाहर केंद्रित थे। 1886 में चार्लस्टो भूकंप था। कंपन का असर और उत्तरी फ्लोरिडा भर में महसूस किया गया था। सेंट अगस्टिन में चर्च की घंटी बजने लगी थी और यह फ्लोरिडा के पूर्वी तट में बसे अन्य शहरों को भी झटका दिया था। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1886 में भूकंप के कई झटके आए जिसका असर जैक्सनविले के निवासियों पर पड़ा है। 2006 में एक 6.0 परिमाण का भूकंप मैक्सिको की खाड़ी में टाम्पा के दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। 260 मील 420 किलोमीटर जिसकी तरंगे दक्षिण पश्चिम और मध्य फ्लोरिडा तक पहुंची। भूकंप बहुत छोटा था जो एक सुनामी की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता था और न ही कोई क्षति की सूचना थी। बिल्टन हिल फ्लोरिडा की सबसे ऊंची चोटी है जो औसत समुद्री सतह से 345 फीट 150 मीटर ऊपर एवं संयुक्त राज्य के अन्य राज्यों में सबसे कम ऊंची बिंदु है। आयरलैंडो के दक्षिण के ज्यादातर राज्य निम्न ऊंचाई के और समुद्र में, जबकि जो है ना आयरलैंड के करीब जो है ना इसको ये किया गया था, देखा गया था, जबकि जो है ना क्लियर वाटर की ऊंचाई 50 से 100 फीट पानी के सतह से 15 से 30 मीटर ऊपर है। मध्य और उत्तर फ्लोरिडा विशिष्ट रूप से समुद्र तट से 25 मील
40 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूर है। कहीं कहीं पर 100 से 250 फीट, 30 से 76 मीटर की छोटी पहाड़ियां उन्नत है। सुगर लोक पर्वत प्रायद्वीपीय फ्लोरिडा की सबसे 312 फीट 95 मीटर ऊंची चोटी है, जो लोक काउंटी में स्थित है। नेशनल पार्क सर्विसेज के नियंत्रण में शामिल क्षेत्र झील ओकीचोबी के पास बिग साइप्रेस नेशनल प्रिवेंसवर, मियामी डेड काउंटी मियामी के दक्षिण, बिस्केन नेशनल पार्क, न्यू स्मियर्ना बीच और तीतू सिल्वेवले के बीच में केनावरल नेशनल सी शोर, सेंट अगस्टिन के कासितल्लो डी सन मार्किंस नेशनल मोनूमेंट, ब्रेंड टोन में डी सोटो नेशनल मेमोरियल। आगे देखिए वी वेस्ट ड्राई टोटूगार्स नेशनल पार्क, और दक्षिण फ्लोरिडा में एक्वारालेड्स नेशनल पार्क, जेमन्सविले में फोर्ट विल्सन नेशनल मेमोरियल, सेंट अगस्टिन में फोर्ट बर्थन नेशनल मूवमेंट, गल्फ ब्रिज के निकट गल्फ आइलैंड नेशनल सीशोर, जैक्सनविले में टामुकुअन इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल प्रिंसवे यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेंसिक सर्विस के नियंत्रण में शामिल क्षेत्र में है। आपालाचिकोला नदी के पूर्वी किनारे पर आपालोलारिचिनोकना नेशनल फॉरेस्ट है, जो आगे चलकर जो है ना हम क्या देखेंगे इसमें, जो फॉरेस्ट के आप लोगों को बताया कि आगे जो है ना मियामी से काफी घने जंगलात हैं वहां पे, और इधर में, और जब सूरज की अगर कभी रोशनी आती है ना वहां पे जो क्या नजारा होता होगा वहां पे, जब सन सूरज जो है ना जब निकलता होगा वहां पे मॉर्निंग टाइम में 10 बजे 11 बजे करीब में, मिड में 12 बजे मेरिडियन टाइम में जो है ना बहुत नजारा अजीबोगरीब होता होगा। आइए इसके भूगोल में भी क्या देख लेते हैं। भूगोल ही देख रहे हैं, इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। नाइसल विल्ले के पास चोकाटावालच्ची नेशनल फॉरेस्ट है। सेंट्रल फ्लोरिडा में ओका नेशनल फॉरेस्ट है। पूर्वोत्तर फ्लोरिडा में ओसिओला नेशनल फॉरेस्ट है। सीमाएं इसकी कहां कहां से लग जाती हैं फ्लोरिडा की, आइए देखते हैं। राज्य की सीमा अटलांटिक महासागर से शुरू होकर पश्चिम, दक्षिण और उत्तर से होती हुई सेंट मैरीज नदी के थालवेग तक जाती है। उस नदी के उद्गम स्थल के पास लगभग पश्चिमी और थोड़ा थोड़ा उत्तर की तरफ सीधी चलती हुई यह उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर फ्रीलंट नदी जॉर्जिया और चत्ताहूची नदी अलाबामा जॉर्जिया की सीमा को संगम फ्लोरिडा के आपालाचिकोला नदी का निर्माण करती है। जैसे हमारे इलाहाबाद में जो संगम जिस तरह मिलता है उस तरह यहाँ जॉर्जिया और फ्लोरिडा की जो दो नदियां अलाबामा जॉर्जिया सीमा में है ना, ये आके आपालाचिकोला नदी है और उधर में अलाबामा जॉर्जिया के सीमा में जो है ना वो पहुंचती है वहां पे। और फ्रीलंट नदी है जॉर्जिया की, ये दोनों नदियों का वहां मिलान होता है आके। यह बिंदु सेमिनोल झील के तरह है। जॉर्जिया के साथ सीबा झील से होती हुई उत्तर की ओर जाती है और थोड़ी दूरी चत्ताहूची के पूर्व थालवेग तक पहुंचकर यह अलाबामा से पश्चिम की ओर पोडिडो नदी से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाकर दक्षिण से होती हुई पोडिडो के खाड़ी से मार्ग से गुजरकर थालवेग की खाड़ी तक जाती है। राज्य ज्यादातर समुद्र या समुद्री तट के पास है। आइए इसका जलवायु देखते हैं। फ्लोरिडा की इसके रॉयल पोइंसियाना पेड़ का पूरा खिला हुआ रूप दक्षिण फ्लोरिडा के उष्णकटिबंधीय जलवायु के संकेत हैं। जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है वहां का जलवायु के जो है ना वो संकेत देते हैं। क्या है, एवरग्लेड से होते हुए पूर्व की ओर मियामी बीच पर गर्मी के दिनों में दोपहर के बाद होने वाली विशिष्ट बारिश। राज्य का कोई भी हिस्सा महासागर से बहुत दूर नहीं है, जो कुछ हद तक फ्लोरिडा की जलवायु को प्रभावित करता है। ओकीचोबी झील के उत्तर में प्रभावित जलवायु नाम उष्णकटिबंधीय है, जबकि झील के दक्षिण में वास्तविक रूप से एक उष्णकटिबंधीय जलवायु। राज्य के उच्च तापमान कभी भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं जाता है। सामान्यतः फ्लोरिडा में गर्मियों का उच्च तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट 32+0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फ्लोरिडा में शरद ऋतु के अंत में एवं सर्दियों के महीने के दौरान कभी कभार ही ठंड का अनुभव होता है। उच्च हवाएं पूरे राज्य के तापमान को अपेक्षाकृत रूप से ठंडा कर देती है और इसके साथ साथ कुछ दिनों में उच्च तापमान 40 डिग्री और 50 डिग्री
और उसके बाद सर्दियों में 4 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और निम्न तापमान 30 और 40 और अधिकतम तापमान 30-40 और न्यूनतम तापमान 0-10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रहता है। पत्तों का झड़ना मध्य और उत्तरी फ्लोरिडा का एक आम दृश्य है जो नवंबर के अंत में और सर्दियों के समय में आरंभ होता है। फ्लोरिडा में बर्फ पड़ता है, यह आम बात है, लेकिन फ्लोरिडा के प्रत्येक शहर में जो प्रमुख शहर है कम से कम एक बर्फ पड़ चुका है। उत्तर फ्लोरिडा में कभी भी बर्फ भी पड़ता है। 29 जून 1931 को मैनिटेस्लो के फ्लोरिडा के सबसे अधिकतम तापमान 109 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 43 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। सिर्फ 35 झील 40 किलोमीटर पर दूर टलहसी है। 13 फरवरी 1899 को न्यूनतम तापमान -2 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब -19 डिग्री सेंटीग्रेड था। जुलाई के अंत में औसत उच्च तापमान मुख्य रूप से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट 32-35 डिग्री करिए तो सेल्सियस के नीचे ही रहता है। उत्तरी फ्लोरिडा में जनवरी के अंत में औसत न्यूनतम तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 4-7 डिग्री सेल्सियस और दक्षिण फ्लोरिडा में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 13 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। फ्लोरिडा में मौसम का तापमान अधिकतर वर्षा पर निर्भर करता है। बसंत और गर्मी का मौसम अक्सर गर्म और गीला एवं शरद और सर्दियों का मौसम अपेक्षाकृत शांत और शुष्क बना रहता है। फ्लोरिडा जहां उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ तापमान बहुत कम परिवर्तनशील है क्योंकि वह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है कि वेस्ट पश्चिम में तापमान शायद कभी गर्मियों में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सर्दियों में 60 डिग्री से 16 डिग्री से कम हुआ और कभी न कभी किसी रूपारातपात की सूचना में फ्लोरिडा का उपनाम सनशाइन राज है, लेकिन तीव्र मौसम का होना राज के एक सामान्य घटना है। सेंट्रल फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका की वज्रपात राजधानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ कभी भी देश की तुलना में अधिक वज्रपात होता है। फ्लोरिडा में किसी भी राज्य की तुलना में औसत वर्षा सबसे अधिक है। वसंत में अंत में पर तक राज्य के बहुत सारे बड़े हिस्सों में दोपहर में आंधियां चलना आम बात है। यह एक साफ मौसम वाला दिन तूफान के औरूद भी हो सकता है, मतलब तूफान कभी भी आ सकता है वहां पे, ये कोई डिफिनिट नहीं है कि इसी टाइम में आएगा। समझ रहे हैं आप लोग। 1 घंटे के बाद ही धूप फिर से खिल जाती है। बारिश हुई, बादल छटा, धूप निकली, मौसम सुहाना हो गया और फिर तड़ित फिर वृष्टि होगी, फिर ओलावृष्टि भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है वहां पे कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के नम हवा आकर थलचर से टकराती है जिसके कारण दोपहर होते ही भारी वर्षा और उच्च दाब हवा के चलते कभी भी तूफान भी आते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा ही सबसे आगे है जहां प्रति वर्ग मील की रफ्तार से पानी के फुहारे के साथ तूफान आते हैं, लेकिन ये आमतौर पर मिडवेस्ट और ग्रेट प्लेन में आने वाली टोर्नेडो की तीव्रता से कम होता है। अक्सर बहुत तेज गरज के साथ ओलो भी पड़ते हैं। फ्लोरिडा के हिमपात एक दुर्लभ घटना है। सन 1899 के भयावह बर्फीले तूफान के दौरान फ्लोरिडा को भी बर्फीली तूफान का सामना करना पड़ता था। टाम्पा खाड़ी क्षेत्र के खाड़ी प्रभाव बर्फ का असर बिल्कुल वैसा ही है जैसा झील प्रभाव बर्फ का असर बिल्कुल वैसा ही था जैसे झील प्रभाव बर्फ का ग्रेट लेक्स क्षेत्र में था। 1899 ईस्वी के तूफान के दौरान एक ही समय ऐसा आया जब फ्लोरिडा में तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उसके इतिहास में सबसे व्यापक हिमपात 19 जनवरी 1977 को हुआ था जो पूरे राज्य में हिमपात हुआ। यह दक्षिण और फ्लोरिडा के होम स्टेट में भी इसकी जो है ना काफी प्रभावता देखी गई थी और ये बर्फ गिरी और ये इसमें एक जो है ना इतिहास दर्ज किया गया और आज हम इसके इतिहास के रूप में भी जानते हैं कि उस टाइम में कितना बर्फ गिरा हुआ था। उस समय के लिए मियामी समुद्र तट बर्फ की आंधी आई। 2003 में एक कठिन ठिठुरने की स्थिति आई जब बर्फ की आंधी आई थी। वहां अटलांटिक तट पर सागर प्रभाव डाला जिसका असर दक्षिण के केनमरल तक पहुंचा। 1993 में महा तूफान पैन हैंडल में बर्फीली और बर्फानी तूफान लाया जबकि भारी वर्षा और टोरंटो के ने प्रायद्वीप को घेर लिया था। ऐसा विश्वास है कि तूफान की संरचना बिल्कुल चक्रवात जैसी ही होती है। कुल खाड़ी देश तट के क्षेत्रों में तूफान का उछाल
6 फुट तक देखा जाता है। 23 अगस्त 1992 को फ्लोरिडा में एंड्रयू तूफान सहन करते हुए चक्रवात के मौसम के दौरान चक्रवात एक गंभीर खतरा है जिसकी संभावना 1 जून से 30 नवंबर तक बनी रहती है। हालांकि कुछ तूफान की रचना मौसम खत्म होने के बाद भी होता है। फ्लोरिडा अमेरिका का सबसे तूफान पर्वतमाला राज्य है। साथ में उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय जलवायु लंबे समुद्र तट पर पानी है। 1851 में 2006 तक फ्लोरिडा में कुल 114 चक्रवात आए हैं। उनमें से 37 प्रधान वर्ग में -3 और उससे भी अधिक के यह है कि बिल्कुल अनहोनी बात है कि तूफान मौसम में भी जो है ना, तूफान मौसम को भी जो है ना बिल्कुल अस्त व्यस्त करके और जो आए और किसी राज्य पर अपना दुष्प्रभाव न डाल छोड़ सके। कम से कम एक उष्णकटिबंधीय तूफानों की श्रेणी में 4 या उससे अधिक 83% या तो फ्लोरिडा या टेक्सास को प्रभावित करता है। फ्लोरिडा में अगस्त अक्टूबर की अवधि में तूफान आने से सबसे अधिक संभावना रहती है। एक रिकॉर्ड के अनुसार 2004 में फ्लोरिडा के 4 तूफानों का सामना करना पड़ा। तूफान चार्ली 13 अगस्त, फ्रांसिस 4-5 सितंबर, इवान 16 सितंबर और जेन 25 से 26 सितंबर तक मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था के $42 अरब की कीमत चुकानी पड़ती है। 11वें महीने के भीतर फ्लोरिडा में 5 तूफान आए जिसमें तूफान डेनिस 5वां तूफान था जो 10 जुलाई 2005 को आया। बाद में तूफान कैटरीना 25 अगस्त दक्षिण फ्लोरिडा से गुजरा और तूफान रीटा 20 सितंबर को फ्लोरिडा कीस के ऊपर से गुजरा था। तूफान बिल्मा 24 अक्टूबर को रोमानो के पास मार्को द्वीप के दक्षिण में आया था। इस तरह एक बहुत सक्रिय तूफान का मौसम खत्म हुआ था। अमेरिका के मौसमी विविधता के इतिहास के तूफान एंड्रयू का केंद्र फ्लोरिडा ही था, जो फ्लोरिडा में इसका मेन ये था। जलवायु देख लेते हैं, आइए हम लोग क्लाइमेट देखते हैं। तूफान एंड्रयू से होते हुए नुकसान में अमेरिका को $25 बिलियन खर्च करना पड़ा था जब ने इसे 24 अगस्त 1992 को फ्लोरिडा पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ा था। अन्य भयावह तूफान के हमले की लंबी सूची 1926 में मियामी तूफान, 1928 में ओकीची तूफान, 1935 में लेकर डे तूफान, 1960 में तूफान डोना और 1995 में तूफान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। जीव जंतु फ्लोरिडा में अनेक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। समुद्री वनस्पति सट्टीसरीप स्तनधारी पक्षी 1930 के दशक में दक्षिण अमेरिका के उत्तर अमेरिका में की जनसंख्या अपने प्रादेशिक सीमा में आकस्मिक रूप से बढ़ गई थी जिसमें फ्लोरिडा सहित दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। ये मूल चींटी प्रजातियों में सबसे अधिक जो है ना आक्रामक होती हैं और इनका डंक बहुत दर्दनाक होता है। बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक जो है ना इनका डंक जो है ना दर्दनाक होता है और देता है। आइए पर्यावरण के मुद्दे पे देखते हैं। फ्लोरिडा एयर कंडीशनर और पुल पंपों पर भारी निर्भरता के बावजूद कुल ऊर्जा खपत में प्रति व्यक्ति जो है उसमें क्या है 45वें स्थान पर है और इसमें कोयला हो गया और कोयला के साथ साथ प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खुदरा बिजली बिक्री भी शामिल है। ऐसे अनुमान लगाया कि राज्य की 4% ऊर्जा नवीनीकरणीय संसाधनों के माध्यम से उत्पादन होता है। फ्लोरिडा का ऊर्जा उत्पादन देश की कुल ऊर्जा का उत्पादन का 6% है जबकि प्रदूषण का कुल उत्पादन नाइट्रोजन ऑक्साइड 5.6%, कार्बन डाइऑक्साइड 5.1% है और सल्फर डाइऑक्साइड 3.5% आंकड़ों से कम है। ऐसा विश्वास है कि महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों में से अधिकतर मेक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर स्थित है, लेकिन 1981 के बाद इस क्षेत्र में जो खोज हुई थी वो क्या हुई थी, बढ़कर खोज को गवर्नर चार्ली क्रिस्ट और फ्लोरिडा के अमेरिकी सीनेटर बिल नेल्सन और अन्वेषण का विरोध किया था। पूर्व राज्यपाल जोश बुश ने मूल रूप से सभी प्रकार के ड्रिलिंग का विरोध किया था। 2005 में उनकी स्थिति बदल गई जब वह एक प्रतिनिधि थे। उन्होंने तट से आपूर्ति बंधित ड्रिलिंग 150 मील 200 किलोमीटर की अनुमानित का सदन में पेश विधेयक का समर्थन लिया था। क्रिस्ट, मार्टिनेज और नेल्सन ने विधेयक का विरोध किया था, लेकिन मार्टिनेज और नेल्सन ने एक सीनेट वैकल्पिक में जो पैन हैंडल तक के 125 मील 201 किलोमीटर और प्रायद्वीपीय तट के 235 मील 378 किलोमीटर 378 किलोमीटर और ड्रिलिंग निश्चित करने के पक्ष में जो वोट डाल दिया गया था उसके तत्पश्चात जो क्या हुआ था, उसके तत्पश्चात जो है
फिर पर्यावरण के मुद्दे उठे थे और जुलाई 2007 में फ्लोरिडा के गवर्नर चार्ल्स क्रिस्ट ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और जारी किया गया था कि राज्य में सख्ती से नए हवाई प्रदूषण जो है मानकों को लागू किया जाएगा और उद्देश्य के साथ कि 1990 से 2050 तक 80% की स्तर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की योजना की घोषणा की गई थी। क्रिस्ट के आदेश ने बिजली कंपनियों, ऑटोमोबाइल और ट्रकों के लिए नए उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया और राज्य की एजेंसियों के लिए नए उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया और राज्य की एजेंसियों के लिए संरक्षण के लक्ष्यों को और भी कड़ा किया गया और राज्य के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधन का जो है ना उपयोग करने के लिए आवश्यकता बताई है। लाल जवार का भी फ्लोरिडा के दक्षिण पश्चिमी तट पर मुद्दा है। हालांकि इस अनुमान पर विशेष विभाजन होता है कि लाल जवार का कारण है कि विषाक्त शैवाल के कारण होता है। यह प्रदूषण के कारण इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। जो भी हो, इसकी अवधि में या लाल जवार की आवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। जनांकिक हिस्टोरी पॉपुलेशन केस 1830 34,737 इसका पॉपुलेशन है, हिस्टोरिकल है। 1840 1850 ये 56 है, 60% है। इसके साथ ही जो है ना देखिए अभी जो है ना दिल्ली की भी जो है ना हवा और पूरे हमारे भारतवर्ष की भी जो पूरे शहरों की जो है ना हवाएं प्रदूषित होती जा रही हैं। इसमें लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड इतने ज्यादा मात्रा में आ रही हैं और सांस लेने में परेशानी आ रही है। देखिए इस पे अगर कोई बारिश वगैरह अगर हो जाए, यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे बारिश अच्छे से हो जाए तो जितनी प्रदूषण जितने फैले हुए हैं सारे नीचे बैठ जाएंगे। जो वेटलैंड की जो कटाई हो रही है ना यहाँ पे जगह जगह, और चलिए जो पंजाब साइड में जो खेतों की जो कटाई हो रही है, जो आग लगा दे रहे हैं ना वहां पे, जो माचिस मार देते हैं, जिसके चलते प्रदूषण का काफी ह्रास होता है। उससे ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। रहना हम ही लोगों को है, अगर हम करेंगे तो फिर झेलना हमें ही पड़ेगा। चलिए आगे देखा जाए, फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में चौथा सबसे ज्यादा संख्या वाला राज्य है। फ्लोरिडा की आबादी का केंद्र पोक काउंटी है जो लोक वेल्स के शहर में स्थित है। 2008 को फ्लोरिडा की आबादी 18 करोड़ 32,08,340 होने का अनुमान था। 2007 से राज्य में यह 0.7% इसकी आबादी बढ़ी। नवीनतम जनसंख्या के अनुमानों के प्रयोग से फ्लोरिडा राष्ट्र का 30वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। 2005 में फ्लोरिडा के चरम विकास वर्ष के दौरान यह देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला 5वां राज्य था और 2.2% की वार्षिक दर से बढ़ा हुआ है। 2008 में इस राज्य में रहने वाले 102 सेवानिवृत्त सैन्य थे। वंश समूह क्या है? 2000 की जनगणना में समुचित की जर्मनी 11.8, आयरिश 10.3, इंग्लिश 9.2%, अमेरिका 8%, 8%, इटालियन 6.3, फ्रेंच 2.8, पोलिश 2.8, स्कॉटिश जातीय और पैतृक श्रृंगार जो है ना वो कब कैसे कैसे किया गया वो देख लिया जाए। अमेरिका नागरिक युद्ध से पहले जब गुलामी की कानूनी के जंजीर में था, वो पुनर्निर्माण युग के दौरान अमरीकियों ने राज्य की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा दखल कर लिया था। अगली सदी से उनके अनुपात से अधिक गिरावट आई और महान प्रवासियों के रूप में उत्तर की ओर चले गए थे और उत्तरी गोरों ने बड़ी जनसंख्या में राज्य में स्थानांतरित होना शुरू कर दिए थे। उसके पश्चात जो है राज्य के में निवासियों का अनुपात फिर से बढ़ने लगा था और आज समेत निवासियों का बढ़ा हुआ केंद्रीकरण उत्तरी फ्लोरिडा में खासकर जैक्सनविले, गेनेसविले, टलहसी और पेंसाकोला में, समफोर्ड और आयरलैंडो में बसा है। इनके अलावा हिस्पैनिक सभ्यता के अश्वेत अमेरिकी दक्षिण फ्लोरिडा में बसने लगे। उनकी संख्या में एक बड़ी वृद्धि हुई जब क्यूबा, हैती और जमैका के अश्वेत महत्वपूर्ण आप्रवासन के लिए यहाँ आए थे। फ्लोरिडा के हिस्पैनिक जनसंख्या में मियामी और टाम्पा ने क्यूबा, अमेरिकी टाम्पा और आयरलैंडो को पूरा पुएर्टो रिकान्स, पश्चिमी मध्य और दक्षिण फ्लोरिडा के मध्य अमेरिकी प्रवासी कामगार जैसे बड़े समुदायों के लोग भी शामिल है। 2000 और 2004 के बीच हिस्पैनिक समुदाय बहुत विकसित, अधिक समृद्ध और गतिशील से हो गया था। दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा के
नियमानुसार ली काउंटी जो एक उपनगर है वहां संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी जगह के मुकाबले सबसे तेजी से हिस्पैनिक जनसंख्या की वृद्धि दर जारी है। सभी जातियों के श्वेत राज्य के प्रत्येक क्षेत्रों में मौजूद है। ब्रिटिश और आयरिश मूल के लोग सभी शहरों उपनगरीय इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद है। दक्षिण पश्चिमी फ्लोरिडा में एक विशाल जर्मन आबादी है। एक बड़ी ग्रीक आबादी टारपोन स्प्रिंग्स क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक इतालवी समुदाय मियामी क्षेत्र में और वर्ष में सबसे वर्तमान में पीढ़ी के और फ्लोरिडियंस उत्तरी फ्लोरिडा के संस्कृति दक्षिण क्षेत्रों में बसे हैं। देसी गोरे फ्लोरिडियंस खासकर जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं फ्लोरिडा परिवारों में से जो प्यार से फ्लोरिडा क्रैंकर्स के नाम से पुकारे जाते हैं। अन्य सभी दक्षिण राज्यों की तरह वे मुख्य रूप से स्कॉट्स आयरिश के वंशज साथ ही कुछ अन्य ब्रिटिश निवासी भी हैं। सेंट अगस्टिन में और उसके आसपास के सभी निवासी माइनोकन्स हैं जो वहां 1768 ईस्वी में ब्रिटिश चिकित्सा एंड्रयू टर्नबुल के नए स्मरना कॉलोनी से भागकर आए हैं। आइए महानगरीय क्षेत्र देखा जाए। फ्लोरिडा के बीच महानगर सांख्यिकी जो है ना लाइए, समझ रहे हैं आप लोग। इसमें क्या है जो मैं पहले लेक्चर दिया हूं ना उसको लाइए आप लोग यहाँ पे देखिए कैसे कैसे वहाँ लोग आयरिश लोग बसे, कैसे कैसे वहाँ पे रेड इंडियन का वहाँ बसाव हुआ, कैसे कैसे वहाँ मिसिसिपी नदी के बगल में ले जाके उनको बसाया गया, कैसे कैसे पलायन किया गया, कैसे कैसे युद्ध हुआ, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब महानगरीय क्षेत्र में आते हैं, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल लेते हैं। आप लोग देखिए, पढ़िए, अच्छा से लिखिए, मेंस हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़िएगा, हिम्मत जुनून रखिएगा, जरूर ऊपर वाला कामयाबी आप लोगों को देगा। चलिए आइए देखते हैं महानगरीय, इंशाल्लाह देखा जाए महानगरीय क्षेत्र फ्लोरिडा में 20 महानगर सांख्यिकी क्षेत्र है, MSAS है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय OMB द्वारा परिभाषित है। फ्लोरिडा के 67 में से 39 काउंट एक MSA में है जो राज्यों के फ्लोरिडा महानगर में जनसंख्या के वितरण को दर्शाते हैं। क्षेत्र प्रायद्वीपीय के तट में आसपास केंद्रित है। वह फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर यह बिल्कुल एक बैंड फार्म में जैक्सनविल MSA से मियामी फोर्ट लाउडरडेल पोम्पानो बीच MSA पूर्वी तट पर है। काउंटी इसमें शामिल है। सिर्फ मुनरो काउंटी को छोड़कर एक और MSA का निरंतर बैंड प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट पर टाम्पा से सेंट पीटर्सबर्ग किलवर वाटर MSA नेपल्स मार्क द्वीप MSA हेर्नांडो काउंटी से कोल्लिए काउंटी तक तृतीय काउंटी इसमें शामिल है। प्रायद्वीप के उत्तरी आधे भाग के अंदर भी कई MSA है। पूर्वी और पश्चिमी तट के MSA को जो जोड़ता है। कुछ MSA फ्लोरिडा पैनहैंडल में फैले हैं। राज्य में सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र के रूप में पूरे दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका मियामी फोर्ट लाउडरडेल पोपनामो के बीच सांख्यिकीय मेट्रोपॉलिटन एरिया है जिसमें 5 लाख के अधिक लोग रहते हैं, जिसमें जो है ना 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वहां पे निवास करती है और वो भी भली भांति और काफी सुविधाजनक उनकी जो है ना और स्टैंडर्ड काफी हाई उनका है। उनको डाउनटाउन मियामी फ्लोरिडा के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ा और केंद्रीय व्यापार का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जो ट्रेड कॉमर्स का एक तरह से मान के चलिए। अनगिनत नए कार्यालयों और आवासीय टावर के निर्माण होने से मियामी संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े स्काई लाइन के रूप में श्रेणित है। सबसे बड़ा शहर और कस्बा, शहर की जनसंख्या 5 लाख है। शहर की जनसंख्या जैक्सनविलो 8,05,605 है। शहर की जनसंख्या आपको 2 लाख है। मियामी है 424,662 है। टाम्पा 336,823 है। सेंट पीटर्सबर्ग 246,407 है। ओरलैंडो है 227,907 है। वी आल 212,217 है, मतलब 2,12,217 है। मियामी गार्ड्स है, ग्रेन्सविले है 1,14,375 हो गया आप लोगों को। जैक्सनविले है, मियामी है, टम्पा है, सेंट पीटर्सबर्ग है, ओरलैंडो है, फोर्ट लाउडरडेल है, टलहस्सी है, केरल फ्रांसिस्को है। उसके बाद आपको आइए, अब इसके क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे इसकी भाषाएं, लैंग्वेज।
2000 में फ्लोरिडा निवासियों में 5 वर्ष की उम्र में 76.91% लोग घर पर अंग्रेजी में बात करते हुए पहली भाषा के रूप में करते हैं, जबकि 16.46% लोग स्पेनिश और फ्रेंच क्रियोल में भी बात करते हैं। मुख्य रूप से टाइटियन क्रियोल 1.38% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। सभी निवासियों में फ्रेंच 0.83%, उसके बाद जर्मन 0.59% और इतालवी 0.44% लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा पुर्तगाली 0.36% शामिल है, जबकि टैगलोग के वक्ता 0.25% हो गए हैं। अरबी 0.21% और वियतनामीज 0.20% लोग बोलते हैं। सभी में फ्लोरिडा की जनसंख्या में 5 वर्ष की उम्र में और उनमें से बड़े 23.80% लोग घर से अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में बात करते हैं। 2005 में फ्लोरिडा निवासियों में 5 वर्ष की उम्र में बड़ी संख्या में 74.54% लोग घर पर पहली बार भाषा के रूप में अंग्रेजी में बात करते रहते थे, और आज के समय में भी 75% लोग इंग्लिश में बात करते हैं। वहाँ की जनरल लैंग्वेज जिस तरह हमारे यहाँ हिंदी है, उस तरह वहाँ अंग्रेजी मानी जाती है। वहाँ के जाहिल आदमी भी इंग्लिश बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जिसको कुछ आता जाता नहीं है वो भी इंग्लिश में बात करेगा। आइए जनसंख्या देखा जाए क्या है। 18.65% लोग स्पेनिश है, 1 इतना प्रतिशत जनसंख्या द्वारा फ्रेंच, क्रियोल, मुख्य रूप से क्रियोल इत्यादि टाइटिनियम बोली जाती है। सभी निवासियों में फ्रेंच इतना प्रतिशत है, 0.63% है, जबकि जर्मन 0.4% और पुर्तगाली 0.44% बोली जाती है। और ये भाषाएं जो है ना वहाँ की बहुत खास भाषाएं हैं। पुर्तगाली है, स्पेनिश है, जर्मन है, इतालवी है, यही भाषा है, आपको इंग्लिश है, फ्रेंच है, यही सब भाषा बोली जाती है। इसके अलावा इतालवी 0.32% शामिल है, जबकि ये 0.3% ये क्या हो गए, ये हो गए। और वियतनामीज भी है ना, ये भी बोली जाती है 0.2%। 2.45% लोग घर में अंग्रेजी के अलावा जो है ना अन्य भाषा में बात करते हैं। 25% के अलावा भी लोग, अब 75% पूरा मिला के एक सर्कुलर बोल रहा हूं मैं, ये जो है ना एक कस्बा का बता रहा हूँ 25%। आइए, इसका मतलब है अंग्रेजी में इतने परसेंट की कमी हुई, स्पेनिश में इतने परसेंट की कमी हुई, क्रियोल में वृद्धि हुई, जर्मन में कमी हुई, इतावली में कमी हुई, पुर्तगाली में वृद्धि हुई, टैगलोग में वृद्धि हुई, अरबी में वृद्धि हुई, वियतनामी भाषाएं बोलने वालों में वृद्धि हुई। फ्लोरिडा की जलवायु के कारण यह अप्रवासियों के लिए एक लोकप्रिय राज्य है। फ्लोरिडा की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली यह प्रमाणित करता है कि पहली बार 200 छात्रों को घरों में अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोली जाती है। 1990 में लॉन्ग ऑफ यूनाइटेड लैटिन अमेरिका सिटीजन्स LULAC फ्लोरिडा राज्य के शिक्षा विभाग के खिलाफ एक बार कार्रवाई पर मुकदमा जीता था। फ्लोरिडा संविधान अनुच्छेद 11 धारा 9 के यह प्रावधान है 1988 में ये जो है ना अपनाया गया था। इसके बाद हम जो क्या देखेंगे, इसमें जो आपको देखना है, सबसे बड़ी अहम बिंदु देखेंगे यहाँ का धर्म के बारे में। आइए आप देख लेते हैं। फ्लोरिडा ज्यादातर कट्टर हैं, क्या है वो, लेकिन इनमें राज्य में रोमन कैथोलिक हैं जो एक बड़ा संप्रदाय है। यहाँ भी एक बड़े आकार का यहूदी समुदाय है जो मुख्य रूप से दक्षिण फ्लोरिडा में स्थित है। कोई एक अन्य दक्षिणी राज्य में इतनी बड़ी यहूदी जनसंख्या नहीं है। फ्लोरिडा में मौजूदा धार्मिक जुड़ाव रोमन कैथोलिक 26%, कट्टर 48%, बापिटस्ट 6%, पेंटोकोस्टल 3%, यहूदी 3% है मात्र वहां पे, जोनोवास फिटनेस 1% है, मुस्लिम 1% है, रूढ़िवादी 1% है, अन्य धर्म 1%, गैर धार्मिक 16% है। सरकार देखिए क्या दिया है, फ्लोरिडा के संविधान में परिभाषित है कि राज्य के बुनियादी कानून को स्थापित करता है और विभिन्न अधिकारों और लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। राज्य सरकार की 3 अलग शाखाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका बिल अगर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए तो पूरा फ्लोरिडा कानून इसको जो है ना मानने के लिए तैयार रहता है। वहां पे कानून संघीय व्यवस्था है ना, वहां पे एक जैसे एक फेडरल कोर्ट जो है ना, वहां पे सीनेट है, वहां से पास हो गया तो कोई माई का लाल नहीं है, रोक ले, बन जाता है। और कानून वहां सहमति से बनती है, जबरदस्ती किसी पे कोई चीज थोपा नहीं जाता है। वहां पे एक फ्रीडम है, मूवमेंट है, लेकिन हाँ जो गलती
करेगा उसको सजा भी मिलेगी, ये नहीं कि उसको सजा नहीं दी जाएगी। चाहे कोई भी हो, अगर वहां प्रेसिडेंट का अगर बच्चा भी अगर कोई गलत कर देता है तो उसको उठा के हवालात में डाल दिया जाता है। कानून हर इंसान के लिए बराबर है, तो उसी टाइम में जो है ना तड़ाम तुड़म चालू हो जाएगा वहां पे। आइए चलते हैं, देखा जाए आगे क्या देखेंगे। फ्लोरिडा विधानमंडल के अंतर्गत फ्लोरिडा सीनेट है जिसमें 40 सदस्य है, और फ्लोरिडा के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसमें 120 सदस्य शामिल है। फ्लोरिडा के मौजूदा राज्यपाल रिपब्लिकन चार्ली क्रिस्ट है। फ्लोरिडा के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 न्यायाधीश शामिल है। फ्लोरिडा में 67 काउंटीज है, लेकिन डुअल काउंटी के कारण कुछ रिपोर्ट में केवल 66 ही दिखाए गए हैं, जो जैक्सनविले के शहर के साथ समाहर्त। फ्लोरिडा के 389 शहर जो 411 में से जो है कि नियमित रूप से फ्लोरिडा के राजस्व विभाग को जो नियमित रूप से फ्लोरिडा के राजस्व को रिपोर्ट देते हैं, लेकिन ये एक अन्य नगर पालिकाएं नहीं देती। राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बिक्री टैक्स रहा है, लेकिन शहरों में काउंटी के लिए प्राथमिकता जो है ना राजस्व स्रोत संपत्ति है। आइए राजनीतिक देख लेते हैं, पॉलिटिकल देख लेते हैं। पॉलिटिकल देख लिया आप, ट्रंप जीत गए, वहां पे शायद न्यूज आया है इस तरह का। चलिए देखा जाए अब आगे उनका क्या योगदान रहता है वहां पे और कैसे काम करते हैं ये। अभी मिडिल ईस्ट में जो उतल पुतल है उस पर क्या इनका ये रहता है, अब देखा जाएगा। पुनर्निर्माण के बाद गोरे साम्राज्य डेमोक्रेट लोग तंत्रवादी सत्ता के लिए लड़ते रहे, जब तक कि वे 1877 में सत्ता में नहीं आ गए। आंशिक रूप से हिंसक और सैनिक रणनीति के माध्यम से मुक्त हुए गुलामों और सहयोगी दलों के निशाना बनाते रहे, ताकि वे अपना माध्यम और मतदान दोनों जो है ना अपना कायम कर सके, अपना वर्चस्व को स्थापित कर सके और मतदान उसी हिसाब से लिया जा सके। 1885 से 1889 तक राज्य विधानमंडल के प्रावधानों के साथ यह पारित हुआ कि श्वेतों और गरीब श्वेतों द्वारा मतदान कम हो जाए, जो एक लोकप्रिय श्वेत डेमोक्रेटिक संगठन और गठबंधन की सत्ता को एक धमकी थी। इन समूहों को मतदान सूची से हटा दिया गया और गोरे डेमोक्रेटों ने राज्य की एक पार्टी के सत्ता को स्थापना की, जैसा कि दक्षिण के पार हुआ था। 1900 में अफ्रीकी अमेरिकी राज्य की जनसंख्या में 44% थे। युद्ध से पहले भी इसी अनुपात में थे, लेकिन बड़े प्रभावी ढंग से इन्हें मताधिकार से वंचित किया गया था। 1877 से लेकर 1948 तक फ्लोरिडा ने 1928 में चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में राष्ट्रपति के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए वोट दिए गए थे। अलगाववाद, मताधिकार और कृषि अवसाद के रूप में जवाब में कोई अफ्रीकी अमेरिकी 1910 से 1940 में महान प्रवासन के लहर में फ्लोरिडा से उत्तरी शहरी में चले गए थे और 1940 के अंत में भी गए, और नौकरी के लिए, उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की सुविधा और वोट करने के समाज में भाग लेने का मौका देखकर वे वापस आए। फ्लोरिडा में अन्य समूहों के प्रवास का मौका मिला। इस लेख के अन्य वर्ग का नोट 1960 में राज्य में अफ्रीकी अमरीकियों का अनुपात 18% हो गया था। 1952 में 2008 तक पंजीकृत लोकतंत्रियों के बहुमत होने के बावजूद राज्य ने 1964, 1976, 1996 और 2008 के चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में रिपब्लिकन प्रजातंत्रवादी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक वोट दिया। पुनर्निर्माण के बाद राज्य के पहले रिपब्लिकन सीनेटर 1968 में चुने गए और उसके बाद 2 साल बाद पहले रिपब्लिकन गवर्नर वहां पे जो बनाए गए। 1998 में ऐसा वर्णित था कि जातीय अल्पसंख्यकों को उच्च प्रतिशत के कारण डेमोक्रेटिक राज्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका से मुख्य रूप से आने वाले प्रत्यारोपित श्वेत उदारवादी भी बहुत प्रभावशाली हैं। दक्षिण फ्लोरिडा महानगरीय क्षेत्र इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से जातीय अल्पसंख्यक और श्वेत उदारवादी दोनों ही एक उच्च स्तर पर है। इस कारण यह भी क्षेत्र राज्य में सबसे अधिक डेमोक्रेटिक क्षेत्र में स्थान रखता है। डेटोना महानगरीय क्षेत्र एक हद तक एक जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण फ्लोरिडा के समान है। ओरलैंडो शहर की जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा हिस्पैनिक का हाथ था, जो अक्सर डेमोक्रेटों के पक्ष में रहते हैं। फ्लोरिडा के दूसरे क्षेत्रों को विशेष रूप से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रिपब्लिकन प्रजातंत्रवादी अधिक प्रभावशाली है, और केंद्रीय फ्लोरिडा के मुख से गुजरते हुए डेरोना बीच ओरलैंडो के टाम्पो सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ते हैं। दोनों की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक मतदाताओं की संख्या लगभग समान है। यह क्षेत्र अक्सर राज्य के रूढ़िवादी उत्तरी भाग और उदारवादी और उदार
के लिए दक्षिण भाग का विलय बिंदु है। यह राज्य के सभी सबसे बड़ा स्विंग झूला क्षेत्र बनाने के रूप में देखा जाता है। हाल के दिनों में जो भी एक 4 गलियारे क्षेत्रफल फ्लोरिडा 40% मतदाताओं से युक्त है और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए फ्लोरिडा राज्य को वोट से ही अक्सर जीत निर्धारित किया जाता है। जैसे जो ट्रंप को जो जहां वोट मिला फ्लोरिडा साइड से ही मिला, इसलिए मुझे लग रहा है कि उनको ज्यादा जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टियों की तरफ से चुनाव के ज्यादा जो है ना उनको सफलता मिली। और इसके साथ मेरे को लग रहा है यही वजह है कि पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी के मतदान पंजीकरण में बढ़त बनाए रखते हुए और दोनों राज्य व्यापी 67 काउंटियों में से 40 में से भी मियामी डेड काउंटी, ब्रोवार्ड काउंटी और उसके साथ ही पाम बीच काउंटी राज्य के 3 सबसे अधिक आबादी वाले काउंटी में शामिल। 2008 में पंजीकृत डेमोक्रेटिक बढ़त के बावजूद रिपब्लिकन राज्यपालिका नियंत्रण अब जो है अन्य राज्यव्यापी वैकल्पिक कार्यालयों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों और प्रतिनिधि सभा में राज्य की 25 सीटों में से 15 सीटें ही मिली। फ्लोरिडा लगातार राष्ट्रपति चुनाव में एक स्विंग राज्य के रूप में सूचीबद्ध है। 2000 के चुनाव के नजदीक चुनावी लड़ाई में राज्य ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, जो आगे चलकर 2008 में रिपब्लिकन फ्लोरिडा प्राथमिकता चुनाव और डेमोक्रेटिक फ्लोरिडा प्राइमरी चुनाव में उनके वोट को आधा कर दिया गया था। जबकि दोनों पार्टी प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन अगस्त कन्वेंशन में किया गया था। ये 2008 के अगस्त कन्वेंशन का एक क्वेश्चन है, आप लोगों को पीटी का भी पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा, सुनिएगा ये थोड़ा ध्यान से और याद रखिएगा। सार्वजनिक सुरक्षा 2009 में फ्लोरिडा 5वां सबसे खतरनाक राज्य के स्थान पर था। इसलिए था कि 2008 में प्रतिबद्ध जुर्म के रिकॉर्ड पर आधारित इसका स्थान बहुत ऊपर आ चुका था। यहाँ जुर्म बहुत ज्यादा होता था, गंभीर अपराध होते थे। जानते हैं जितना टेक्नोलॉजी हाई प्रोफाइल विकसित होगी क्राइम उतना ही विकसित होगा। जितना हम आगे बढ़ेंगे हाई लेवल टेक्नोलॉजी लेवल की क्राइम होगी। आइए अब हम शिल्पकला देखें। जबकि कई घरों और व्यवसायियों वाली इमारतें देश के दूसरे जगहों के समान लगते हैं और राज्यों के स्पेनिश रिवाइवल फ्लोरिडा वर्नाकुला और मेडिटेरेनियन